लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में एक कदम उठाया गया। क्या उस कदम से वाकई साइबर अपराध पर रोक लग सकती है? क्योंकि इसको एक बड़े प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका इस पर चर्चा करने के लिए। हरीशचंद्र जी स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अभिषेक जी आपका स्वागत है। और प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। प्रियंका जी आपका स्वागत। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। निरंजन जी आपका स्वागत है। निरंजन जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं, किस तरीके से देखें ये कदम जो उठाया गया, क्योंकि देश भर में, न केवल देश भर में बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी चुनौती साइबर क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं, ये भी समझा जा सकता है। और ऐसे में इसको नकेल कसने के लिए उठाया गया ये कदम, क्या वाकई इसके परिणाम जो हैं वो अनुकूल आएंगे? देखिए हेमंत जी, बहुत सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि आज आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपने जो डिबेट रखी है, और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ये मामला जो है ये प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जी। धन्यवाद। हेमंत जी, देखिए साइबर क्राइम के बारे में आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि साइबर क्राइम के अंदर सबसे बड़ी जो दुश्वारी है वो ये है कि कौन व्यक्ति कहां बैठ करके और कहां से कहां तक उसकी क्षमता है। यानी कि वो आप ये मान के चलिए 7 समुद्र पार से बैठ करके वो कहीं से भी कहीं भी अपराध कर देता है, और उसके बाद में उसकी पहचान करना और उस तक पहुंचना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से सरकार चेती है, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन मेरा यह मानना है हेमंत जी कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए केवल आपकी इच्छा शक्ति ही आवश्यक नहीं है, आपको इसके अंदर बहुत कुछ करना है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो इंडियन पिनल कोड है, उसके अंदर भी आपको एक बदलाव करना पड़ेगा, यानी कि आपको संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि अभी तक हमारे यहां जिस तरीके से अपराध के मामले में देखा जाता है कि जैसे एक जुरिडिक्शन होता है, यानी कि एक क्षेत्र होता है कि भाई ये अपराध किस क्षेत्र में घटा, इसकी जांच कौन करेगा, और दूसरे क्षेत्र में, यानी कि सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, यहां तो हमारा देश तो जैसे अलग अलग राज्यों के अंदर विभाजित है, जबकि ये तो एक थाने से दूसरे थाने तक अगर अपराध का मामला होता है तो वहां कहीं ना कहीं सीमा विवाद हो जाता है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अंदर कानून के अंदर बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। और उसके बाद में जिस तरीके से कहा जाता है कि अपराधी जो हैं वो आज की तारीख में मैं बात करूं विशेषकर साइबर अपराध की, वो कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियों से आप ये मान के चलिए 10 कदम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनके अंदर, मैं तमाम राज्यों की बात कर रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश भी इसमें मान के चलिए, उन जांच एजेंसियों के अंदर आईटी एक्सपर्ट्स लोग हमें लेके आने पड़ेंगे। और ये जो अभी हमारी फोर्सेस के अंदर जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको चिन्हित करके, और ये जो काम है ये उनको स्पेशली उनके हाथ में देना पड़ेगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि साइबर थाने बना दिए जाते हैं, साइबर फोर्स बना दी जाती है, लोगों को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन उनको एक आईटी के अंदर बेसिक से ज्यादा उनको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती, और वहां जाकर के उनकी गाड़ी, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पूरे मसले का वो बेहतर होना चाहिए, आपका एक कहने का मतलब ये है। निरंजन जी अपनी बात रख दें आप। देखिए हेमंत जी, बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज आपने एक इतना अच्छा विषय लेकर के आप बैठे हैं, लेकिन यहां पे फिर वो राजनीतिक जो लॉन्टेनिस चलती है कि वो इधर से मार रहा है, वो इधर से मार रहा है। जनता के लिए आपने ये प्रोग्राम लिया है, और ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इसका जो इसकी सार्थकता जो है वो समाप्त हो रही है। पहले आपको इस विषय के ऊपर समझना पड़ेगा हेमंत जी। वास्तविकता ये है कि साइबर क्राइम जो है उसकी यहां पे जो आधारशिला है हमारे देश के अंदर, वो ही आप उसकी बुनियाद ही आप ये समझ लीजिए गलत रखी हुई है। क्योंकि हमारे यहां इस साइबर क्राइम को अगर आप राज्यों के अंदर अगर आप विभाजित करेंगे तो मेरे हिसाब से आप ये मान के चलिए कि आप अभी बीमारी के जड़ तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहां जो आईपीसी और सीआरपीसी है, वो मामला यह है कि पुलिस राज्यों के अधीन होती है, इसके अंदर चाहे किसी भी पार्टी के शासित राज्य हो, और जो साइबर क्राइम होता है वो किसी राज्य की परिधि में नहीं होता है, वो पीड़ित तो एक राज्य के अंदर होता है, लेकिन जो अपराधी होता है, जो अपराध करने वाला होता है, यानी कि अपराध कहां से बैठ करके घटित किया जा रहा है उसकी कोई सीमाएं नहीं है। वो नाइजीरिया से भी हो सकता है, वो युगांडा से भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसको राज्यों की सीमाओं में ना बांधे, पहली बात। दूसरी बात हेमंत जी, आपको यह भी चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अभी तक हमारे देश के अंदर
साइबर क्राइम को लेकर के एक उदासीनता है। और इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो पक्ष और विपक्ष लॉन टेनिस की तरह मैच खेलना चालू कर देता है और विषय जो है वो भटक जाता है। सार्थक चर्चा में 2-3 विषय और हैं इसके अंदर, वो आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए हेमंत जी, जो आदमी की जिस चीज के बारे में जानता है वो इस चीज को भी कह सकता है, मुक्त कंठे से ये बात कह सकता है कि आज की तारीख में हमारे जो साइबर के मामले में हमारी पुलिसिंग और हमारी एजेंसियां, आप ये समझ लीजिए, ऊंट के मुंह में जीरे का काम कर रही है। उसका मुख्य कारण ये है हेमंत जी कि अभी तक हमने इस समस्या की जड़ को ही नहीं पकड़ा है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जो फोर्स के अंदर भी जो ऐसे जो अधिकारी हैं जो आईटी से एक्सपर्ट हैं, मैं आप कहेंगे तो मैं नाम के साथ आपको बता सकता हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो राजनीति है, राजनीति वहां पे भी आड़े आती है। कम सुरक्षा का जहां मामला हो उसमें राजनीति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की कमी है। निरंजन जी बहुत शुक्रिया, प्रियंका जी बहुत शुक्रिया, हरिचंद जी शुक्रिया आपका, अभिषेक जी बहुत शुक्रिया आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।